हेलो दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, उसके बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। व्हाट इज एन इकोनॉमिक सर्वे? तो आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है। हर साल आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले संसद में सर्वेक्षण पेश करता है। बजट भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट सत्र के दौरान दोनों संसद भवन में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण देश के आर्थिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करता है और केंद्रीय बजट में संसाधन जुटाने और उनके आवंटन की बेहतर सराहना सुनिश्चित करता है। यह देश में कृषि, औद्योगिक, रोजगार, आयात और निर्यातों के रुझानों का विश्लेषण भी करता है। सर्वेक्षण आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद को भी निर्देशित करता है और इसमें भारत के आर्थिक विकास में अंतर्दृष्टि शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद एक टर्म आई है, ये क्या होता है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और वस्तुओं या सेवाओं, अंतिम माल, वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। एक वर्ष के अंदर और उसी देश की सीमा के अंदर अंतिम माल और वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य, ये होता है जीडीपी। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा सर्वेक्षण तैयार किया जाता है और भारत के वर्तमान जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। उस समय केंद्रीय बजट के साथ सर्वेक्षण का प्रतिनिधित्व किया गया था। हालांकि बाद में से 1964 में बजट से अलग कर दिया गया। 1964 से पहले बजट और आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ पेश होते थे, लेकिन 1964 के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है वो अलग हो गया और बजट अलग। नेक्स्ट देखते हैं। 2023 के आर्थिक सर्वेक्षण में अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है और बेसलाइन नॉमिनल जीडीपी विकास दर 11% आंकी गई है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 7% बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अगर चालू खाता घाटा बढ़ता रहा तो भारतीय रुपया और दबाव में आ सकता है। चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या होता है? अगर आयात यानी इंपोर्ट ज्यादा हो और निर्यात यानी एक्सपोर्ट कम हो, आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो, आयात हो गया इंपोर्ट, निर्यात हो गया एक्सपोर्ट, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट होगा। यानी आयात अगर बड़ा है और निर्यात कम है, आयात अगर ज्यादा है और निर्यात अगर कम है तो करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसे और देख लो। जैसे ये क्या है? तुलनात्मक आंकड़े हैं। जैसे फिस्कल डेफिसिट है तो वो 2019-20 में 4.7 था, 2020-21 में सबसे ज्यादा रहा 9.2 और 2022-23 में 6.4 है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज
रिजर्व, ये यूएस डॉलर में बिलियन में आंकड़े दिए गए हैं। जैसे 2019-20 में 478 था, जो 2021-20 में 21-22 में सर्वाधिक रहा 607, और ये 2022-23 में फिलहाल है 563 यूएस डॉलर बिलियन में। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज देखें तो 2019-20 में सर्वाधिक थी, और ये 2022-23 में 3.5 रही है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो 2018-19 में नेगेटिव में थी, 2020-21 में भी नेगेटिव में रही है, 2021-22 में सर्वाधिक रही है, और 2022-23 में 4.1 है। अगर ये सर्विस सेक्टर वाली देखें तो 6.3 2019-20 में, 20-21 में ये नेगेटिव में गई थी, और 2021-22 8.4, और 2022-23 में 9.1 रही है। ये जीडीपी ग्रोथ है, ये 20-21 में नेगेटिव रही थी, ये ध्यान रखेंगे। और ये अब जो अनुमान लगाया गया 2023-24 के लिए 6 से 6.8 के बीच में रहने का इसका अनुमान है। आगे देखते हैं। भारत के ई कॉमर्स के 2025 तक सालाना 18% बढ़ने का अनुमान है, और 2019-22 के बीच यूपीआई लेन देन मूल्य 121% बढ़ा है, और मात्रा में 115%। भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड प्रेरित संकुचन, रूस यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक मुद्रास्फीति से व्यापक रूप से सुधार दिखाया है, और वित्त वर्ष 24 में पूर्व महामारी विकास पथ पर चढ़ सकती है, यानी दोबारा से ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये सर्विस सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 2023 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब विस्तार होगा। पीएमआई जो सर्विसेज हैं, क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विसेज अबव 16% सिंस जुलाई 2022, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी जो वित्तीय सेवाएं हैं उन्हें मजबूत करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की घोषणा की गई है। फैशन, ग्रोसरी एंड जनरल मर्चेंडाइज टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाई 2027। इसका क्या है कि जो 2/3 मार्केट को ये कैप्चर कर लेंगी 2027 तक। जो फैशन है, ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज है, ये 2027 तक 2/3 मार्केट को कैप्चर कर लेंगी। नेक्स्ट है इंडिया टू विटनेस जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6% to 6.8% इन 2023-24, ये अनुमान है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है 9.1% और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की 4.1%। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की ग्रोथ है 3.5%, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आपके 563 बिलियन यूएसडी, यानी यूएस डॉलर में 563। ये ध्यान रखेंगे आप इन्हें, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। और फिस्कल डेफिसिट कितना है? 6.4% ऑफ द जीडीपी। ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट यानी हिंदी में राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कुल आय कितनी रही है और उसने कुल व्यय कितना किया है, यानी टोटल जो इनकम है और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आय और व्यय का अंतर, यानी सरकार की कुल कितनी आय हुई है, यानी इनकम कितनी हुई है, और उसने एक्सपेंडिचर यानी व्यय कितना किया है, इसका जो डिफरेंस है वो होगा आपका फिस्कल डेफिसिट। जैसे मान लीजिए 100 रुपये हमारे देश की जीडीपी है, मान लेते हैं, एज्यूम किया है कि 100 रुपये हमारे देश की जीडीपी है, इसमें से और जो डिफरेंस है यहाँ पे देखो, जो डिफरेंस है किसका? आय का और व्यय का,
वो है 10। तो इसमें फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, जैसे डिफरेंस कितना आया है यहाँ का, आय और व्यय का अंतर हमारा निकल के आया 10, और हमारे देश की जीडीपी कितनी थी 100। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो होगा आपका 10%। ऐसे जैसे टोटल जो है हमारी जीडीपी 100 हो गई और 10 का हमारा डिफरेंस आ गया आय का और व्यय का, यानी सरकार ने जितना आय अर्न किया है, आय की है उसकी, और जितना उसने एक्सपेंडिचर यानी खर्च किया है उसका जो डिफरेंस है वो 10 आया। तो 10/100 इंटू 100 और ये इसकी परसेंट निकल आई, यानी 10% फिर एफडी होगी, इसकी फिस्कल डेफिसिट होगा। आगे देखते हैं, आगे नहीं अभी पहले यहाँ पे देख लीजिए सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट ऑफ जीवी एट बेसिक प्राइस। ये 2019-20 में 6.3% रही है। 2020-21 में ये नेगेटिव थी। 2021-22 में 8.4% और 2022-23 में रही है ये 9.1%। ये यहाँ पे भी लिखा है सर्विस सेक्टर 9.1%। चलिए आगे देखते हैं, ये इतना ही था। एक यहाँ पे फिर आगे है, इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $84.8 बिलियन इंक्लूडिंग $7 बिलियन एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इन द सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो जो एफडीआई है वो कितना प्राप्त हुआ है भारत को, 84.8 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुआ है। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, यानी कोई दूसरे देश की कंपनी है और हमारे देश में वो निवेश करेगी तो वो क्या होगा, उसका हमारे देश का एफडीआई होगा। लेकिन अगर वो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो कर रही है हमारी कंपनी में वो 10% से कम 10% होना चाहिए, उससे ऊपर कितना भी, लेकिन 10% कम से कम होना चाहिए, तब वो एफडीआई माना जाएगा। यानी कोई भी कंपनी अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और वो 10% या 10% से ऊपर करती है तो वो एफडीआई कहलाएगा, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये आज की क्लास इतनी ही थी। ये इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ी समरी थी, इसे आप देख लेंगे और जो मेन चीजें हैं आप उन्हें याद रखेंगे। देखने के लिए थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।